नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस नई नहीं है। बीजेपी के एजेंडा में ये लंबे समय से है। कश्मीर में धारा 370 हटाना, राम मंदिर के साथ बीजेपी ने हमेशा इसको अपने एजेंडे में रखा है, लेकिन वादे पर उतर नहीं पाई है। नेशनल स्तर पर अगर बात की जाए तो भाजपा शासित उत्तराखंड में इस पर काम चल रहा है। अब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को अपने भाषण में सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। ये क्यों जरूरी है? मुकाबला में इस पर चर्चा आज करते हैं। पहला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्सेस सेक्युलर सिविल कोड। प्रधानमंत्री ने इसको सेक्युलर सिविल कोड क्यों कहा? यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहना पीएम का बड़ा दाव है। क्या विपक्ष के लिए सेक्युलर सिविल कोड का विरोध करना अब मुश्किल होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह थोड़ी आसान होगी क्या? हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ रहे हैं विनोद अग्निहोत्री हैं, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला के प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भाजपा के, अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू, AK वाजपेयी हैं एलजेपी से, आदिल सिंह बोपराय कांग्रेस से, मोहम्मद अदीब हैं राज्यसभा सांसद पूर्व, और सुनील फर्नांडिस वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आऊँगी। जब भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण में कोई भी बात कही है, वो एक पूरा स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है और हमने हमेशा देखा है उस पर काम पहले शुरू हो चुका होता है, उसके बाद बस वो एक नेशनल पुश और फाइनल पुश के लिए वो बोलते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी आया नहीं है उसको सेक्युलर सिविल कोड कह दिया, तो क्या सेक्युलर पार्टीज इसका विरोध कर पाएंगी? देखिए, जो स्टैंड है अलग अलग पार्टियों का कॉमन सिविल कोड को लेके, वो तो बदलने वाला नहीं है। आप उसको सेक्युलर सिविल कोड कहें, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें, कॉमन सिविल कोड कहें, वो तो वही रहेगा। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने, देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है लोकसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले भोपाल में अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी और कहा था कि एक देश में एक छत के नीचे 2 कानून कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उसके बाद एकदम से ये बहस बहुत तेज हो गई थी। लॉ कमीशन ने बाकायदा सबकी हियरिंग शुरू कर दी, डेट आ गई, ये हो गया कि बहुत जल्दी ड्राफ्ट आएगा, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन जिस तरह से उस पर रिएक्शन हुआ, खाली मुस्लिम समुदाय से रिएक्शन नहीं हुआ, वहाँ से तो होना ही था। आदिवासियों ने जैसे रिएक्ट किया, जैसे सिखों ने रिएक्ट किया, जैसे क्रिश्चियंस ने रिएक्ट किया और तमाम सारे समुदायों ने रिएक्ट किया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको बैक बर्नर पर डाल दिया और पूरे लोकसभा चुनाव में यूसीसी की चर्चा नहीं हुई। न पीएम ने की, न बीजेपी किसी नेता ने की। उत्तराखंड में अपने एक पायलट प्रोजेक्ट चलता रहा, वो अलग बात है। नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन लाल किले पर प्रधानमंत्री ने फिर से इसका जिक्र करके एक नई बहस शुरू की। उसके पीछे रीज़न समझिए क्या है कि लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जो उसकी सीटें कम आई, 240 पे रह गई, सरकार एनडीए की बन गई। अब वो सरकार डिपेंड कर रही है अपने एलाइज पर। उनमें टीडीपी है, जेडीयू है, एलजेपी है और छोटे छोटे दल हैं। अब पार्टी को अपना एजेंडा, जो हिंदुत्व का उसका एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाना है। तो ये हिंदुत्व का एजेंडा निश्चित रूप से जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा। और ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को कि वो इस सेक्युलर सिविल कोड के साथ रहते हैं। देखिए, कांग्रेस और दूसरे दल तो वही स्टैंड उनका रहेगा। टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, इन पार्टियों के लिए मैं उन लोगों से यही पूछूंगी, अंजुम आरा जी से और एलजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे, लेकिन पहले प्रदीप भंडारी। मारिया जी, आपके शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मारिया जी, मेरे हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है जो ऑपोजिशन हमेशा लेके घूमता है, और मैं उसका आर्टिकल 44 पढ़ना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये स्टेट का दायित्व है कि देश के हर टेरिटरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये संविधान निर्माताओं की सोच रही है। इसमें जो पहली डिबेट हुई थी 1985 के केस लॉ में हुई थी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट मानूं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं था, तो 1985 में जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में आपको बताना चाहता हूं कि इट इज अ मैटर ऑफ डीप रिग्रेट। मतलब हमें इस बात पे बड़ी पीड़ा है
कि आर्टिकल 44 हमारे संविधान का एक डेड लेटर रहा है, मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास रखती है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडाइटमेंट किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने लेटर एंड स्पिरिट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, उसके को लेटर एंड स्पिरिट में यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू नहीं किया। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2021 3 जून को, यह मेरे पास हाईकोर्ट का जजमेंट। अब इसमें सुनिए आप हाईकोर्ट क्या कहती है। हाईकोर्ट कहती है, इसमें आपको पढ़ना चाहता हूं, द होप एक्सप्रेस्ड इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द स्टेट शैल सिक्योर फॉर इट्स सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड should not only remain a mere hope। मतलब ये चाह रही है, वापस से सरकार को बोल रही है कि होप ना रखिए। अब एक और आपको, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। जी, और हमारी पार्टी जो है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जो विनोद जी ने कहा कि भाई ये एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए क्यों लाया गया। उत्तराखंड के अंदर जब फरवरी 2024 के अंदर लागू हुआ, इसके पहले पूरी अवधारणा करी गई थी कि अरे देखिए इससे मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा, इट इज कम्युनल नेचर। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले लोग इन प्रिंसिपल कम्युनल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये इसकी स्पिरिट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर इसको एक बार हम लोग ने क्यों नहीं लागू किया, पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है और ये भी 2021 का है, जो हाईकोर्ट कहती है कि आप एकदम से लागू मत करिए, पहले एक बार उसको टेस्ट करिए, उसके बाद लागू करिए। तो हमने उत्तराखंड के अंदर उसको देखा और वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और अल्टीमेटली हमारे संविधान की बात है मारिया जी। इन एसेंस क्या है, देश संविधान से चलेगा कि ये किसी हर धर्म के पर्सनल लॉ से चलेगा। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहे हैं। आदिल सिंह बोपराई से पूछूंगी जी कि आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि इस पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। देखिए मारिया जी नमस्कार। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम अपनी आपत्ति जताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का अपमान किया। देखिए देश के प्रधानमंत्री वो भी स्वतंत्रता दिवस पे ऐसी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, हमारा ये मानना है ये खंडन के लायक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, आज तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक रूप में कोई कथन तो हुआ नहीं, कोई औपचारिक रूप से प्रपोजल तो हुआ नहीं। सो ये हम वैक्यूम पे इसका जवाब कैसे दें। तीसरी बात, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे 90 सेकंड का समय दीजिए। 21वें लॉ कमीशन का गठन प्रधानमंत्री साहब की सरकार ने किया था। उसका चेयरमैन जस्टिस BS चौहान को नियुक्त किया गया था और उनकी फाइंडिंग्स, जो उनकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 2018 की, उसकी चंद फाइंडिंग्स हैं, मैं आपके दर्शकों के बीच में समक्ष रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, द टाइम इज नॉट येट राइप फॉर ब्रिंगिंग इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड is a very complex issue. India's diversity would be in peril if there is to be codified uniform law for all communities. UCC is constitutionally unviable. There are several parts of the northeast, जो northeast का tribal area है, वो भी हिंदू हैं। वहां तो CPC और CRPC और IPC भी नहीं अप्लाई करती, अब UCC कैसे अप्लाई करेंगे। आगे चलिए, उन्होंने ये भी कहा है कि ये हिंदुओं के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट और द हिंदू मैरिज एक्ट कहीं ऐसे कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जिन्हें ज्यादा दायित्व दिया जाता है, जिन्हें सक्सेशन एक्ट के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। सिमिलरली सिखों के, मैं अपने समुदाय की बात करना चाहूं, हमारे में जब शादी का होता है मसला या बाकी चीजों का पर्सनल लॉज का होता है, तब आनंद मैरिज एक्ट होता है। क्या इसका मतलब कि सिखों से भी आप उनका आनंद मैरिज एक्ट छीनेंगे? तीसरा मुद्दा, पारसीज। जहां तक पारसीज का सवाल है, पारसीज के सेपरेट लॉज हैं अडॉप्शन के लिए, तो ये पारसीज को अफेक्ट करेगा। जहां तक क्रिश्चियनिटी की बात है, क्रिश्चियनिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं, इनहेरिटेंस के, अडॉप्शन के, सक्सेशन के। क्या इसका मतलब कि आप क्रिश्चियंस की पर्सनल ऑटोनॉमी और पर्सनल लॉज को भी आप खत्म करना चाहेंगे? ये सारे मुद्दों को नजर माइंड में रखते हुए लॉ कमीशन का फाइनल कंक्लूजन ये थी कि हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है मारिया जी, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता की तरह है जहां भिन्न भिन्न फूल है। हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उन्हें हमें सेलिब्रेट और एम्पावर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, और मैं बड़े दुख से कह रहा हूं मारिया जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान का बंटवारा करती है, हिंदू मुसलमान के को 1995 में
सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस में कहा, when more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of India. This is the Supreme Court in 1995. इस पे मैं थोड़ा सी टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं एक और आगे मैं एक और जजमेंट है उसके बारे में बता दूं आपको, उसके बाद आप आ जाइएगा। लिली थॉमस केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 2 एफिडेविट्स जो अगस्त और दिसंबर 1996 का है, had said it would take steps to frame, in fact the government of India had said then that it would take steps to frame a uniform code only if the communities which desired such a code approached the government and take the initiative. And again it was about Muslim community not being ready, and this is the argument जो 1955 से चल रहा है। तो कब पहले तक क्या मारिया जी आपको और आपके दर्शकों को ये चीज जरूर अपने मन में रखनी पड़ेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मुसलमानों की पर्सनल राइट्स को नहीं अब्रिज करता, हिंदुओं की राइट्स को अब्रिज करता है, ट्राइबल्स की राइट्स को अब्रिज करता है, नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी समुदाय हैं उनको अफेक्ट करता है, जो 6th शेड्यूल है हमारे संविधान का उसको खत्म करता है। तो केवल इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी से मत देखिए। कहीं ऐसे हिंदू कास्ट हैं, ट्राइबल कास्ट हैं जिनके अपने सेपरेट कस्टमरी लॉज है और उसे प्रायोरिटी दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में आर्टिकल 24, 25, 26, 29, 30 ये भी आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं कि माइनॉरिटीज को अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करने का इनको ऑप्शन दिया गया है। और जो आपने जजमेंट लिली थॉमस की भी अभी जिसका वेरवा दिया है वो भी कहता है कि अगर समुदाय आगे आ पाए और कहे तो तब बात कंसिडर की जा सकती है। इसीलिए मैं जानना चाहूंगी क्या समुदाय आकर के कभी कहेगा? मोहम्मद अदीब आप बताएं। यहाँ पर 1955 से ये चलता आ रहा है कि समुदाय क्या तैयार है, क्या मुसलमान समुदाय तैयार है? आज ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज किया ये कहते हुए कि इसको टच भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि रिफॉर्म्स तो होने हैं और रिफॉर्म्स कैसे होंगे? अदीब साहब जी, क्या मुझसे पूछा? जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अदीब साहब सवाल आपसे है। मुझसे पूछा आपने कुछ? जी आप ही से सवाल पूछा है मैंने कि रिफॉर्म्स कैसे होंगे। बार बार ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मुसलमान समुदाय तैयार नहीं है। जी, मैं पहली बार तो जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि हम सेक्युलर सिविल कोड ला रहे हैं, मैं इसको मतलब नहीं समझ पाया। इसका मतलब ये कि अभी तक जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है वो कम्युनल सिविल कोड पे चल रहा है। क्या आज तक जितनी भी हुकूमतें रही, अटल बिहारी वाजपेयी की हो, खुद 10 साल से मोदी साहब इस मुल्क को प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो कम्युनल सिविल कोड पे काम कर रहे हैं? क्या अंबेडकर ने ये कम्युनल सिविल बनाया था संविधान? ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। लेकिन जहां तक अगर इसको ये समझाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इशारा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला तो मुसलमानों का है ही नहीं, यह मसला तो हिंदू समाज का है। क्योंकि हिंदू समाज में कहीं गौत्र में शादी नहीं होती, कहीं सगे मामा से शादी होती है। हिंदू समाज में 7 फेरे लगते हैं, जबकि मुस्लिम सिविल कोड में यहां तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। 2 आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो 7 जन्मों का नहीं होता है। तो ये अगर करना है तो ट्राइबल्स का सिस्टम अलग है। और एक बात आप याद रखिए कि जो तहजीब होती है या जो कस्टम्स होते हैं, ये एक बार में नहीं बनते हैं, ये नस्लों के साथ चलते हैं। और नस्लों के साथ चलते चलते एक समाज बनता है, एक सोच बनती है, एक फिक्र बनती है। आप उसको इस तरह से नहीं उड़ा सकते हैं। कोई एक आदमी
कोई एक आदमी जो है वो कोई समाज नहीं बनाता है, प्रदीप, इसका ट्रेडिशंस जवाब वो दें। नहीं पैदा करता है। जो अदीप साहब ने तहजीब कहा वो और नहीं आदिल सिंह बनाता। बोपराय दोनों का ऑब्जेक्शन ये है ये जो कि अगर ये जो आर्ग्यूमेंट जो चला आ रहा है कि मुसलमान समाज तैयार नहीं मैं है, समझता हूं। और आपने ये कहाँ तक सही था जब 10 साल से आपकी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी की भी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए बन रहा है, तो उसमें भी जब भी जो अभी सिविल कोड चल रहा है तो क्या वो कम्युनल कोड है? मारिया जी, मैं चाहूंगा मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए। मारिया जी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोड बिल लाया गया है और उसमें कई बार अमेंडमेंट्स हुए हैं पर्सनल लॉज के रिगार्डिंग। ये मैं वापस से कहूंगा आदिल जी, और कोई फैक्चुअल बात में रखना चाहूंगा। आपने कहा मुस्लिम कम्युनिटी रेडी नहीं, इस पे कोर्ट ने क्या बोला? अ बिलीफ सीम्स टू हैव गेन ग्राउंड दैट इट इज नॉट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी टू टेक द लीड इन द मैटर ऑफ रिफॉर्म्स इन देयर पर्सनल लॉ, and a common civil code will help the cause of national integration by removing disparities among loyalties of different ideologies. कोई कम्युनिटी आगे नहीं आएगी, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चर्चा करी, उसने माना कि स्टेट की जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 1, हमने कम्युनल क्यों कहा? शाहबानो केस में क्या हुआ था मारिया जी? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जो विमेन डिग्निटी के पक्ष में था, कांग्रेस पार्टी ने अपने मुस्लिम वोट्स के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न किया था। एक समय था इस देश में जब कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को अग्रेसर के रूप में देखा गया। तो रियल कम्युनलिज्म ये है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो स्पिरिट है, जो सेक्युलरिज्म की स्पिरिट है, जो बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के अंदर है, वो इंप्लीमेंट करने की बात की। कांग्रेस पार्टी ने इंप्लीमेंट नहीं किया है क्योंकि वो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर शायद विश्वास नहीं रख सकती थी। मैं एक और पॉइंट पाना चाहता हूं, इन्होंने लॉ कमीशन की बात करी। लॉ कमीशन का कंक्लूजन क्या था मारिया जी? मैं लॉ कमीशन का कंक्लूजन पढ़ना चाहता हूं, जो ये कंक्लूजन है बलबीर सिंह चौहान की बात कर रहे थे। फॉर्मुलेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज की जो इन्होंने बात करी नेसेसरी नहीं है, डिजायरेबल नहीं। उसमें लॉ कमीशन कहता है परंतु विमेन की डिग्निटी के खिलाफ कोई खिलवाड़ नहीं की जा सकती और आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ खिलवाड़ नहीं की जा सकती। तो बात यह है मारिया जी कि इस देश में अगर कानून के हिसाब से महिलाओं की एज शादी की 18 साल है तो क्या कोई पर्सनल लॉ 15 साल के अंदर अलाउ करेगा? कानून कहता है कि 18 साल से कम के अंदर अगर कोई हिंदू शादी करता है, दूसरे धर्म का शादी करता है, तो उस पर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। परंतु मुसलमान समाज के अंदर भी 15 साल की एज है। तो हम सब अल्टीमेटली भारतीय हैं, तो महिलाओं को राइट पहला होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति की बात करी जाए, कानून यह कहता है कि संपत्ति में महिलाओं का हक पुरुष के बराबर होना चाहिए, पर एक पर्सनल लॉ कहता है ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली हमको डिसीजन ये लेना है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेंगे। और चाह रहा है, और मैं एक और चैलेंज करना चाहता हूं, एक कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दीजिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आदिल जी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। एक 10 सेकंड का लूंगा। ये जो ट्राइबल राइट्स की बात हो रही है मारिया जी, वो कस्टमरी लॉ के बारे में, वो लैंड राइट्स, टेनेंसी राइट्स, इसके बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं कि क्या महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार संपत्ति, शादी विवाह और तमाम ऐसे पर्सनल लॉज में मिलना चाहिए जैसे सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मिलता है, जो बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था। और बात रही कि बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू जी की बात हो रही कम्युनलिटी की, तो मैं आपको कोट कर सकता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार जो हैं वो नेहरू जी के बारे में क्या थे जब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट थे। 27 अक्टूबर 1951 को जलंधर में बाबा साहेब अंबेडकर ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था नेहरू जी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का चस्का लग गया है, वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए, वो मुस्लिम मेनियाक और मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो कम्युनलिज्म कौन कर रहा है? बाबा साहेब अंबेडकर के हिसाब से तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। आदिल, इसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट से सवाल पूछूंगी। मेरे मित्र हैं प्रदीप जी, पर अगर किसी ने मन बनाया हुआ है कि देश को गुमराह करना है तो उसका तो फिर कोई जवाब हो नहीं सकता। पर मैं कंक्लूजन, जस्टिस चौहान की कंक्लूजन की ये बात कर रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास तो टेक्स्ट पड़ा है सामने, मैं पढ़ देता हूँ। Justice B.S. Chauhan's advice to encourage local initiatives, I repeat, local initiatives to bring about piecemeal changes in personal law in a bid to dispel the argument that secularism, which is often made to emphasize the necessity of a UCC, he said secularism cannot be contradictory to plurality. Number 2, he suggested a series of amendments to personal laws and further codification of certain laws. So therefore law commission ने ये नहीं कहा कि आप UCC लेके आओ। लॉ कमीशन ने ये कहा है कि जहां तक पर्सनल लॉज की डेवलपमेंट की बात है, आप उसको एक पीसमील बेसिस पे आगे बढ़ाइए और स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करिए। क्या मोदी जी ने या भंडारी साहब ने स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया है? क्या मोदी जी और भंडारी साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ से बात की है? क्या उन्होंने एसजीपीसी से बात की है? क्या उन्होंने पारसीज की कम्युनिटी से बात की है? क्या उन्होंने फादर्स और बिशप से बात की है? तो देखिए टीवी पे आप और मोदी जी लाल किले से बात की है, क्योंकि एनडीए अलाइज भी
बहुत ही शांत हैं, उन लोगों ने अपना ओपिनियन नहीं बताया, इसीलिए मैं एक ही वाजपेयी जेडीयू के केसी त्यागी जी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री ने कहा है लेकिन हम इस पर अभी विचार करें। चलो अंजुम आरा जी, क्या है, आप अगर इसको आप अपोज करती हैं तो आप सेक्युलरिज्म के खिलाफ हैं, आप तो उनकी साथी भी हैं। देखिए मारिया जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जब ये बातें कही तो स्पष्ट इसका एक मैसेज है पूरे मुल्क को कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक तरह का कानून जो सिविल राइट है उसको लाने की सरकार की मंशा है और वो संविधान सम्मत भी है। ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत अनुच्छेद 44 इसको इंश्योर करता है। लेकिन पक्ष में भी जितनी बातें आ रही है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मारिया जी, और जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं उसको लाने के बाद तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको ऐसे सिरे से हम खारिज नहीं कर सकते। और ये जब संविधान सभा में ये चीजें प्रस्तुत हुई थी मारिया जी, उस वक्त भी पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों ने अपने अपने बिंदु को रखे थे, तभी मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया और ये कहा गया कि राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। एक चीज और बड़ा अहम हो जाता है हमारे तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आप उसका प्रयास करेंगे क्या नीतीश कुमार? मैं उसी पे आ रही हूँ मारिया जी। हमारे नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन को आज से पूर्व 2 साल पूर्व पत्र लिख करके लॉ कमीशन को उन्होंने सुझाव दिया था, उससे आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। उन्होंने इस पत्र में कहा था कि हिंदुस्तान में डिफरेंट रिलीजन, देखिए मुसलमानों से सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को जोड़ना ये नाइंसाफी होगी और ये न्याय संगत नहीं होगा। इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी है विद इन हिंदू भी। आप देख लीजिए, कोई दायभागा से गवर्न हो रहा है, कोई मिताक्षरा से गवर्न हो रहा है, किसी के अपने कस्टमरी लॉ है। हमारे जो ट्राइब्स है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जो उनके कस्टम है और वो कस्टम प्रिवेल कानून बनता है लंबे समय से जब वो आता है तब। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन को कहा कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको उनके से एक विमर्श करना चाहिए और देश के स्तर पर एक व्यापक विमर्श कर करके जनता के बीच में, आवाम के बीच में एक आम सहमति बनाने का प्रयास करना होगा, ताकि आवाम को ये ना लगे कि कोई भी निर्णय उनके ऊपर थोपा जा रहा है, बल्कि एक सहमति बनाने का प्रयास करना होगा। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस वक्तव्य को उसी तौर पे देख रही हूं कि उन्होंने इसकी चर्चा की ताकि देश के आवाम के दिमाग में एक बात जाए, जब हमारा यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ ऑलरेडी हम उससे गवर्न हो रहे हैं। नहीं, तो लेकिन मैम आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल स्ट्रेट है और डायरेक्ट है, क्या जदयू यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या नहीं है? मारिया जी, फिर मैं कहूंगी कि पक्ष की और विपक्ष की आप बात करेंगे तो हमारा क्या मनसा रहा है, हमारे हम क्या सोचते हैं इसको लेकर के। हमने लॉ कमीशन को लेटर के माध्यम से अपनी मंशा को, आपने कहा है डिस्कशन होना चाहिए। चलिए AK वाजपेयी जी, आपका क्या मत है, क्या सोच रही है LJP, क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान? नहीं, देखिए, ये पहले भी जब चर्चा शुरू हुई थी तो हम लोगों का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि देखिए ये संविधान का मैंडेट है आर्टिकल 44 का, और उसके बाद करीब 13-14 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, और चूंकि 44 में वर्ड शेल है तो ये गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। अब कब तक इसकी टालमटोल चलेगी? लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड ये था कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आता है कोई, तब तक हम कमेंट्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन संविधान की मैंडेट की वजह से ये सरकार को करना पड़ेगा, और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, अभी 13-14 पर्सनल लॉ चल रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, इंडियन डिवोर्स एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट, ऐसे 13-14 लॉ चल रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं, डिफरेंट मेथड है। तो अगर उसको एक पर्सनल लॉ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल होना पड़ेगा। 21वें लॉ कमीशन की बात की अभी BS चौहान साहब की, उसके बाद तो दोबारा रेफरेंस भेजा है लॉ कमीशन जो 22वां है, और 22वें लॉ कमीशन में सबसे व्यूज मंगवाए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी मंगवाए हैं और NGO से मंगवाए हैं, फेडरेशन से सबसे मंगवाए हैं। तो वो अभी मामला पेंडिंग है। लेट द रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन शुड कम फर्स्ट, नंबर 1। और जो ड्राफ्ट लाना चाहती है सरकार, वो जब ड्राफ्ट सामने आ जाएगा तो उसके बाद हमारी पार्टी बिल की चर्चा नहीं हुई है। अभी तक बिल पर चर्चा नहीं हुई है, कोई बिल भी आ रहा है या नहीं उस पर भी चर्चा नहीं हुई है। बस बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्युलर सिविल कोड होगा।
देखिए ये यूनिफॉर्म क्लियर है कह लो, कि सेकुलर उन्होंने कह ये लो, हिंट कर कॉमन दिया। कह लो। नहीं, हम उसमें हमारा जवाब बड़ा सीधा है, यूनिफॉर्म कह लो, सेकुलर कह लो, कॉमन कह लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसका जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स पे डिपेंड करेगा। Content अब जैसे अलग अलग बड़ा भारी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, कहीं प्रथा कुछ है, कहीं कुछ रीति रिवाज है, कहीं 4 शादियां अलाउ है, कहीं 3 शादियां अलाउ है, कहीं नहीं है, कहीं बाल विवाह भी चल रहा है आजकल। तो मतलब हमारा कहने का ही कि इन चीजों पे जब एक फर्म चीज आनी है समाज के सामने, इट इज लाइक ए सोशल रिफॉर्म, और सोशल जब रिफॉर्म होगा तो कंसेंसस बनानी तो होगी। सोशल रिफॉर्म पर स्टेप कौन लेगा? अगर कम्युनिटी के विद इन कोई भी, बहुत बस मुसलमान नहीं, बहुत सारी कम्युनिटीज के विद इन अगर रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है, जैसे कि ट्रिपल तलाक का रिमूवल जरूरी था, महिलाएं सफर कर रही थी, उन लोगों को तकलीफ थी, तो मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि इसको हटाया जाए और उसके बाद वो हुआ है। तो यही मेरा अब सवाल होगा सुनील फर्नांडिस, क्या ये स्कोप बढ़ाना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बस एक मुस्लिम समुदाय से देख करके ना, उसके साथ जोड़ करके ना देखा जाए? देखिए महाराज जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि आर्टिकल 44 वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पार्ट 4 में है। सबसे अहम एक लीगल बात है ये, क्योंकि पार्ट 3 हमारे संविधान में वो सारी चीजें जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, जो जिसको एक लूजली कहा जाएगा कि कंपलसरी, एंड पार्ट 4 में जैसे कि आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऑप्शनल है। इसका मतलब था कि 1950 में जब हमारा संविधान हुआ था, तब हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे उन्होंने सोचा था कि अब समय उपयुक्त नहीं है टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आने वाले टाइम में हो सकता है जब हालात और माहौल ठीक हो जाए तो यू कैन द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी बात, जो जितने सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जितने भी कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी, दैट इज वो ये नहीं कहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लागू करना है। हाँ, वो मुद्दा कुछ और था, जजमेंट बाइंडिंग नहीं है जी। करेक्ट। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दाखिल हुई हैं, पीआईएल्स दाखिल हुई हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि प्लीज आप सरकार को एक डायरेक्शन पास करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। वो सारे के सारे पिटीशनें खारिज हो चुकी हैं, डिसमिस हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यह पार्लियामेंट को फैसला लेना है, इसमें कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट जो मुझे ये कहना है, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ लॉयर ऑल्सो, मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय आ चुका है। 1950 में हो सकता हो हालात अनुकूल नहीं थे, लेकिन अभी हालात ठीक है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लेकिन ये लागू होने में सब लीगल बाधाएं काफी सारी हैं। उन लीगल बाधाओं पे कभी चर्चा होती नहीं, सारी की सारी चर्चा जो है पॉलिटिकल इश्यूज पे ही होती है। लीगल बाधाएं क्या होंगी? लीगल बाधाएं ये होंगी कि सबसे पहले तो ये एक इंप्रेशन करेक्ट करना होगा हमारे देश में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मुसलमानों के खिलाफ कोई एंटी मुसलमान कोई प्रोविजन है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले आपको हर एक समाज में, हर एक कम्युनिटी में, बोले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कई सारे अलग अलग लॉज हैं जिनको आपको रिकंसाइल करके एक कॉमन लॉ बनाना होगा। वो सबसे मेन चीज है। लेकिन अधिकतर जो डिस्कशन होता है, पब्लिक डिस्कशन होता है, वो पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, लीगल डिस्कशन नहीं होता। पॉलिटिकल डिस्कशन ये होता है कि एक समुदाय के खिलाफ उंगली उठाई जाती है कि देखो ये समुदाय जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, हाँ, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, देयरफॉर देयर आर एंटी नेशनल, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही गलत बात है, बिकॉज उससे क्या होगा, जिन संविधाओं को आपको एक सिंगल पेज पे लाके कंसेंसस बिल्ड करके कानून बनाना चाहिए, वो कभी होगा ही नहीं। That is one of the major issues that we are facing. So this is a thing that the idea which time has come. But before that, केवल भाषणबाजी करके और केवल एक दो चीजें चर्चा शुरू होनी चाहिए, और इसीलिए एनडीटीवी पे ये चर्चा हो रही है जी। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पे आप चर्चा करिए, ये बहुत जरूरी है। सुनील फर्नांडीज ने जो कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, उसको लागू करने के लिए जो एक प्रयास होना चाहिए, जिसपे सारे स्टेक होल्डर से, पॉलिटिकल पार्टी से कंसेंसस बनाना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तमाम सारी कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके तमाम सारे लोग। देखिए, अंग्रेजों ने जब सुधार किए उस वक्त अपने जमाने में, तो तब भी उन्होंने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तमाम सारे जो सोशल मूवमेंट में बोला था, जो सोशल मूवमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या पूरा ड्राफ्ट 2 दिन में प्रिपेयर हो सकता है? नहीं, ड्राफ्ट 2 दिन में प्रिपेयर हो सकता है। तो वो तो डायरेक्शन तो उन्होंने दिया ही था। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको ये उस पर पॉलिटिक्स क्या होती है। एक खेमा जो है
वो हिंदूज को अपीस करता है, दूसरा खामा मुसलमानों को अपीस करता है इसको लेकर के, उसको एंटी मुस्लिम बना के, वो प्रो हिंदू बना के। जबकि जो फडणवीस साहब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस मामले में पीएम की इस बात से सहमत हूँ कि सेकुलर का मतलब क्या है, किसी धर्म विशेष का उस पर प्रभाव ना हो, कि मतलब वो हिंदू कोड बिल आप थोप दें या मुस्लिम्स को वो कर दें, तो किसी धर्म विशेष का अगर प्रभाव नहीं होगा तो अपने आप वो सेकुलर कोड होगा। ये शायद पीएम की मंशा रही होगी। लेकिन इसमें जो पॉलिटिक्स जो होती है, कि अब पॉलिटिक्स से शुरू ये हो गई कि बीजेपी उसको प्रेस करेगी, अभी इलेक्शंस आएंगे इधर असेंबलीज के, उनमें भी ये मुद्दा उठेगा, पूरी उधर से कांग्रेस और अपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो है वो उसको अपोज करेगा। तो ये पॉलिटिक्स सारे खेल को बिगाड़ देती है। ईमानदारी से ये एक बड़ा रिफॉर्मेटिव इशू है, इसमें सारे स्टेक होल्डर से बात करके और कोशिश की जानी चाहिए इसमें कंसेंसस बनाने की। पॉलिटिक्स नहीं हो, कंसेंसस हो। प्रदीप, मैं आऊंगी क्योंकि आप और आदिल दोनों से सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक। एक लाइन से कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार बात कहाँ होती है। सुप्रीम कोर्ट जब सूट करता है तो अभी दलितों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने उसको माना ही नहीं है, कैबिनेट में उसको मना कर दिया। इसका भी जवाब जिसको कहा कि रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये नहीं है, कर दिया। अभी दलित एक्ट पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस पर कितना बवाल हुआ, बाद में सरकार ने वापस लिया। यही कह रहा हूं, शाबानों में कांग्रेस सरकार ने वापस लिया था। तो जब एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे मुकाबला में। इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा जारी रहेगी और अब प्रदीप भंडारी, आपका जवाब। देखिए मारिया जी, ये है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। शायद से आदिल जी भूल गए, मैं उनका ऑफिशियल स्टैंड पढ़ना चाहता हूं। जब उत्तराखंड असेंबली के अंदर यूसीसी लागू हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड असेंबली में कहा था नॉट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल, ये रहा, मैं आपको ये देख सकते हैं, ये है फरवरी 6। तो बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के बारे में ज्यादा जानते हैं कि आदिल जी जानते हैं, ये देश निर्णय कर ले। हम बाबा साहेब अंबेडकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट लेटर इन स्पिरिट में करते हैं। अब मुझे बताइए मारिया जी, ट्रिपल तलाक इतने सालों से चल रहा था, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सही था। हमें समय लगा इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने के लिए, पर इसका उसके पहले तक वो चल रहा था, इसके मतलब नहीं सही था। उसी लॉजिक के हिसाब से अगर मान लीजिए इनहेरिटेंस, डिवोर्स और इन सब में अगर कोई पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 की धारा के विरुद्ध हैं जो अभी तक चल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर इन स्पिरिट को हम इंप्लीमेंट ना करें। वापस से आपके पैनल पे ओपन चैलेंज कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी जजमेंट में अगर कहा हो कि लेजिस्लेटिव स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करना है तो मुझे बता दीजिए। और ये जो कोर्ट कर रहे हैं लॉ कमीशन को, उसके बाद ऑलरेडी अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस पर बयान दे दिया है, 10 लाख से ज्यादा सजेशंस आ चुके हैं। तो सरकार खुद निर्णय नहीं ले रही है, सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करिए। 5 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड मारिया जी। जब जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे, तब उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी जी ने कहा था कि आप सिर्फ हिंदू कोड बिल क्यों लेके आ रहे हैं, पर्सनल लॉज में मुस्लिम्स का भी लेके आइए, यूसीसी को इंप्लीमेंट करिए। तो हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाह रहे हैं उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आदिल, मित्र फिर से गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु, जो यूसीसी का प्राविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 44 है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी। आई रिपीट, इट इज नॉट मैंडेटरी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां तक यूसीसी का सवाल है, ये केवल एक धर्म विपक्ष या एक धर्म के मद्देनजर रखते हुए नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुओं को भी अफेक्ट करेगा, सिखों को भी अफेक्ट करेगा, मुसलमानों को भी अफेक्ट करेगा, पारसीज को भी अफेक्ट करेगा और क्रिश्चियंस को भी अफेक्ट करेगा। तीसरा बिंदु, क्या भारत सरकार ने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की? चौथा बिंदु, क्या सरकार से ओर से कोई औपचारिक, आई रिपीट, क्या सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव आया है? नहीं। पांचवा बिंदु, भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शनों से पहले ये ऐसे शगुफ्ते चलाती है सो दैट वो देश की जनता को पोलराइज कर सके। अब देखिए 11 साल हो गए हैं, देश की जनता मोदी जी और मोदी जी की सियासत से वाकिफ है। सो जहां तक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उस पर भाजपा बात ही नहीं करती। तो गुमराह करने के लिए, देश का विभाजन करने के लिए, कम्युनिटीज को जाति और धर्म के नाम पे सेपरेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव तो आने दीजिए पहले आप, लेकिन उसके बाद ही तो हम टिप्पणी करेंगे। क्या वैक्यूम में टिप्पणी करने लग जाएंगे? अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये सेक्युलर कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अभी तक जो कोड है वो कम्युनल लाइंस पर है, तो ये तो प्रोग्रेसिव आइडिया हुआ ना, तो फिर आप उसको कैसे उसका विरोध कर सकते हैं? ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ कि जो इतने सालों से, इतने डेकेड से जो कॉन्स्टिट्यूशन और कोड चल रहा है, क्या वो कम्युनल है?
ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज की राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके दिग्गज नेताओं ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। चलिए, और मैं तीसरी प्रोड्यूसर को बोलूंगी तो तीसरा बिंदु, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिकलिटी की बात करिए। क्या आप 6 शेड्यूल को रिडंडेंट बना देंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल है उसे रिडंडेंट बना देंगे। मारिया जी, मैं 15 सेकंड नॉर्थ ईस्ट की उनको रिडंडेंट बना देंगे। मारिया जी, जिनने देश का विभाजन धर्म के आधार पे किया वो विभाजन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन धर्म के आधार पे किया। सीधा सवाल है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? आदिल जी अगर ये कह रहे हैं तो वो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं। 70 सालों तक बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट नहीं किया, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और खुद उत्तराखंड असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल स्टैंड लेती है कि हम यूसीसी के पक्ष में। तो आज तुष्टीकरण के लिए आदिल जी गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और जॉब्स के बारे में बात करें, मैं खुला चुनौती देता हूं मारिया जी, आप डिबेट करिए जॉब्स के। मैं आदिल जी को बताऊंगा कि किस तरीके से बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस से कम है। आज अर्बन एम्प्लॉयमेंट का डेटा पॉइंट आया है जो बताता है कि इट इज मच लोअर देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आदिल जी इस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो जाइए। आदिल जी बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े हो जाइए। मेरा आपसे नहीं है, आपने यूसीसी नहीं इंप्लीमेंट किया, शाहबानों के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करा था आपने, देश ने देखा है। तुष्टीकरण मत करिए, मेरे आपसे हाथ जोड़कर अपनी कुछ वोटों के लिए। गुमराह कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों अपने अपने वोट बैंक को अपील कौन सा वोट बैंक? में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे को बता दीजिए आर्टिकल 44 की धारा हटवा दीजिए। क्या बाबा साहब अंबेडकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे? बाबा साहब अंबेडकर वोट बैंक, देखिए दोनों पक्ष कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी दुहाई दी जा रही है आर्टिकल 44 की। कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू वर्क भी दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। उसकी तरफ आज तक किसी ने उठाया कदम? किसी सरकार ने? जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, जो नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उस पर बात आज तक नहीं हो रही है। राइट टू वर्क भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है आर्टिकल। तो मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई सब दे रहे हैं। सवाल ये है जो फर्नांडिस साहब ने कहा कि ये बोपराई साहब और हमारे भंडारी साहब बैठ करके आपस में इस पर कंसेंसस क्यों नहीं बनाते हैं? अब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में समर्थन किया, एक मिनट सर, अब ये कह रहे हैं उत्तराखंड में समर्थन किया तो बिहार में आपने जाति जनगणना का समर्थन किया, या नहीं कर रहे हैं? तो ये पार्टियां राज्यों में अपने साथ स्टैंड लेती हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ भी रहे हैं, तो ये पार्टियों के स्टैंड इसीलिए जो है बदलते रहते हैं, कन्वीनियंस। उत्तराखंड में समर्थन किया। देश निर्णय कर ले कि क्या देश में महिलाओं की मैरिज की एज तो एटलीस्ट यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी? फिर यही यूसीसी का मापदंड है, तो हमको तो इसका पक्ष में आना चाहिए। नहीं तो देखिए एक और चीज का आदिल जी कर रहे हैं यहाँ पे, पर उनकी पार्टी पक्ष में है उत्तराखंड असेंबली में। नहीं, आदिल ने भी अपोज नहीं किया। उनका कहना है कि आप लोग बार बार यही सब इश्यूज इसलिए उठाते हैं क्योंकि अब जो कोर इश्यूज है वो ये तो कोर इशू है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 317 ने 70 साल तक लागू करा था, जिसके अंदर दलितों को अपना राइट नहीं मिलता था। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रियम्बल लागू नहीं होता था हिंदुस्तान की संविधान का, जम्मू कश्मीर के अंदर हमको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। जो इस चर्चा में एक पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मुद्दा रहा ना लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी को चिंता कॉन्स्टिट्यूशन की है, कांग्रेस को चिंता कॉन्स्टिट्यूशन की है, इसीलिए सेक्युलरिज्म की बात आ गई है। चलिए, मुझे तो खुशी है कि कम से कम सेक्युलरिज्म वापस आ गया डिस्कोर्स में, वरना ये तो गाली बन गया था सेक्युलरिज्म। हाँ, तो सेक्युलरिज्म इज अ गुड वर्ड नाउ। एक पॉइंट जी सुनील फर्नांडिस जी एक पॉइंट जरा सा क्लैरिफाई करना था, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो उसका ऑपोजिट कम्युनल सिविल कोड नहीं कहलाएगा। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो जो कानूनी अर्थव्यवस्था है पर्सनल लॉ को लेके, उसको आप कम्युनल सिविल कोड नहीं कहेंगे, वो एकदम गलत होगा। उसको कहते हैं पर्सनल सिविल लॉज। हर एक धर्म के अपने रिलीजियस कायदे कानून के हिसाब से उनके मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस के लिए अलग अलग कानून बने। ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये हिंदुओं के लिए भी है। और जब भी यूसीसी की बात चलेगी, एज आई सेड अगेन, आई एम इन सपोर्ट ऑफ यूसीसी, लेकिन कैसे लागू करेंगे उसका एक ब्लूप्रिंट तो हो। एंड मुसलमानों की बात तो बाद में है, सबसे पहले हिंदुओं की बात कीजिए आप कि हिंदू समाज में कैसे आप इंप्लीमेंट कीजिएगा व्हेन देयर आर सेवरल प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। चलिए मोहम्मद अदीब, इसका स्कोप बढ़ाने की जरूरत है और नैरो प्रिज्म से जिस तरह से अभी तक देखा गया है उस तरह से नहीं देखना चाहिए।
अदीप साहब, चलिए अदीप साहब अगर आप सुन सकते हैं। अंजुम आरा जी, अंजुम आरा, अंजुम आरा, क्या आपको लगता है इस पे ज्यादा बहस होनी चाहिए? और एक जो लिमिटेड तरीके से देखा गया है, अपोज किया जाता है एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए, लाया जा रहा है एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए, डिबेट हो रहा है वोट बैंक के पर्सपेक्टिव से, ना ही रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से। हाँ देखिए हमारिया जी, बिल्कुल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो वाकई में जितने हमारे वक्ता भी बोल रहे हैं कि उसका ड्राफ्ट आ जाए, उसका प्रिंट आ जाए, हम लोग के समक्ष आ जाए, जितने स्टेक होल्डर उनके पास चले, सब लोगों के सजेशंस आने लगे, तो ये चीजें अभी तक हम लोग होता हुआ नहीं देख रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि एक विमर्श अगर मारिया जी आपके चैनल पे हम लोग कर रहे हैं तो करोड़ों व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे JDU तो आपके साथ इसके लिए वो तैयार भी चला रही है, उनको लगता है कि आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करते। मेरे हिसाब से वो उनका इंडिविजुअल सजेशन है। हम लोग हर स्टेक होल्डर से बात करते हैं और निश्चिंत रहिए आप, हम सबसे बात करके कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर इन स्पिरिट लॉ में जो कमीशन, UCC है इसको 22वां लॉ कमीशन ने सभी से बात किया है, सभी से सजेशंस लिया है मारिया जी, ऐसी बात नहीं है, वो ले लिया है। लेकिन जो सजेशंस आए हैं और उस पे वाकई में उसको प्रोसीड करना चाहिए, उसका ड्राफ्ट बनकर के आ जाए, तब हम आप देते हैं लाल किले से। अब उसके बाद कंसल्टेशन होगा, बातचीत होगी, डिबेट होगी और बेस्ट पॉसिबल जो ड्राफ्ट होगा वो तैयार होगा। हाँ, तो अभी तो ड्राफ्ट स्टेज पे पहुंची है, फिर वो जेपीसी में जाएगा, फिर वो जेपीसी में जाएगा। जैसे वक्फ वाला भी बहुत ड्राफ्ट तैयार हुआ था, फाइनली जेपीसी में गया। हाँ, तो अच्छी बात है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती है इसीलिए फर्दर डिस्कशन के लिए जी होगी उस पे। अगर जेपीसी में जाता है तो मुझे लगता है जेपीसी में जाए तो उसको भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जिनकी भी आशंकाएं आपत्तियां होंगी वहां पे वो जाकर के पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की बात तो शुरू हुई, वरना तो 10% रह गया था पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने में, 70% से घट करके। AK वाजपेयी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रदीप भंडारी की जो बात है उनको अपने अलाइज को छोड़िए, कांग्रेस को क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है मारिया जी, कांग्रेस को क्या कहेंगे? हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करने के लिए बिल ला रही है। बीजेपी का तो ओपन डिक्लेरेशन आज का नहीं है, बहुत पुराना डिक्लेरेशन उनका, ट्रिपल तलाक, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये तो उनके एजेंडे में शुरू से रहा है। अब सिर्फ सवाल इतना सा है कि ये सबको मालूम है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, मैंडेटरी नहीं है, कोई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती है बिकॉज इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। पर लेकिन ये सरकार संवेदनशील है और सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहती है, तो उसमें किसी को क्या इतराज है? हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि ड्राफ्ट आने दो, कंसेंसस बनाएंगे, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेंगे और उसके बाद उसको लागू किया जाएगा, तो उसमें कहीं कोई आपत्ति आने वाली है नहीं। चौथी बात ये हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार की मंशा पे क्यों डाउट किया जाता है? मगर अगर सेकुलर बॉर्डर जोड़ दिया तो उसमें भी इनको ऐसा सेकुलर, तो ये आपका सवाल आदिल सिंह बोपराई से, व्हाई आर यू डाउटिंग द इंटेंशन और द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट? आप मंशा पे क्यों सवाल उठा रहे हैं आदिल? मारिया जी, पिछले 11 सालों से जो देश में हुआ है, क्या किसी से छुपा है? किसानों के साथ क्या किया था, तब भी वाजपेयी साहब कह रहे थे जी क्या इसमें अपनी मंशा, सरकार की मंशा देखी। किसानों के साथ कितना धक्का हुआ, नौजवानों के साथ कितना धक्का हुआ है, अग्निवीर स्कीम में कितना धक्का हुआ है। ये सारे मुद्दे ये हमारे देश के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी निर्णय पहले लेता है, चर्चा बाद में करता है। ऐसे लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र में पहले कंसल्टेशन होती है, फिर कंसेंसस किया जाता है और फिर फैसला लिया जाता है। वक्त बिल का देख लीजिए, एक मिनट मैं आपको उदाहरण के तौर पर सहयोगी का भी स्टैंड सुन लीजिए ना हो, ये सुन लीजिए। ये कोई स्टेटमेंट आपकी ठीक मारिया, कैन आई कमेंट प्लीज? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो हाल ही का सेशन हुआ था वक्फ बिल। वक्फ बिल में भी क्या हुआ, भारत सरकार बिल लेके आई, विदाउट कंसल्टेशन बिल लेके आई, रेलेवेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया गया। ऐसे देश नहीं चलता। हम कोई ऑटोक्रेटिक देश नहीं है कि आप निर्णय लो और फिर पूरे देश पे वो निर्णय थोपो। नहीं तो आपका मानना है आदिल कि बहस होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन आप मेरा मानना है इन प्रिंसिपल इस बिल
इस इशू के अगेंस्ट नहीं है, यूनिफॉर्म मेरा सिविल ये कोड के मानना अगेंस्ट नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जस्टिस चौहान की 2018 की रिपोर्ट है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो फंडामेंटल चैलेंजेस हैं देश के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उसका बड़े अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। मैं वाजपेयी साहब को भी और भंडारी साहब को भी जो उनकी रेलेवेंट फाइंडिंग्स है भेज दूंगा। ये केवल मुस्लिम सेंट्रिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हिंदुओं के लिए इसका नुकसान है, मारिया जी जो नुकसान है, मारिया जी ऑटोक्रेटिक देश कब चला था? जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करी थी और सलमान खुर्शीद जी बांग्लादेश जैसी स्थिति इस देश के अंदर चाहते हैं। MS स्वामीनाथन कमेटी की एक भी रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं इंप्लीमेंट करी थी। अग्निवीर के लिए जब हम स्टेट उड़ीसा असेंबली के अंदर रिजर्वेशन लाए थे, कांग्रेस पार्टी अपोज करी थी उड़ीसा में अग्निवीर के अगेंस्ट रिजर्वेशन। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ते रह गए किसान, उनका मुआवजा दे दीजिए, मुआवजा तक नहीं दे पाए, और दलितों के फंड को कर्नाटका के अंदर छीन के इससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी ले रहे हैं। अगर आप किस इशू पे बात करेंगे? मोनोपोली इस देश में कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार की नहीं है। हमने 19 लाख स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया है इस बिल लाने के पहले, 19 लाख स्टेक होल्डर से जब हम लेके आए, और भी कंसल्ट करेंगे। चीखले चिल्लाने से सत्य नहीं बनता। मुद्दा ये है आप मुझे बताइए, मेरा एक सवाल है, की फाइंडिंग्स को पढ़िए और उस पे चर्चा करिए। मैं आपसे कह रहा हूं आदिल जी, मुझे बताइए कि आप यूसीसी के पक्ष में हैं कि विपक्ष में? सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके हिसाब से यूसीसी के पक्ष में है कि विपक्ष में? क्या कोई फॉर्मल प्रस्ताव आया है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका सीधा सवाल, आपका स्टैंड क्या है? आपकी सरकार ने कोई फॉर्मल प्रस्ताव, हम यूसीसी के इंटेंट हमने लाल किले से बताया, आपसे यूसीसी के साथ में कि विपक्ष में? ब्रदर मेरी गल सुन लो एक, जब तक कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं आता, जब तक कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं आता, कोई भी मेरे को आपसे उम्मीद नहीं आदिल जी ज्यादा, क्योंकि आप शाबानों के वक्त में भी मुस्लिम के साथ नहीं खड़े हुए थे, महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। यूसीसी का सवाल है, जस्टिस चौहान की लॉ कमीशन, मतलब आप अपने पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट है जो 2023 उत्तराखंड असेंबली में लिया था? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनवाइबल। 6 शेड्यूल की बात करें, मतलब ये बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं? मतलब ये कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी धारा डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनली अनवाइबल है, मतलब ये बाबा साहब अम्बेडकर के विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मैं शॉक्ड हो गया हूं आदिल जी, इतना घमंड। मारिया जी, आई नीड 30 सेकंड ऑफ अनइंटरप्टेड टाइम। इनकी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, इनकी मायोपिक विजन की वजह से आज मणिपुर का ये हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मणिपुर का हाल इनकी शॉर्ट साइटेडनेस। ये हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं मारिया जी। जब इनसे सीधा सवाल पूछा कि भाई आप यूसीसी के पक्ष में हैं, तो मणिपुर की बात करेंगे। अबे आप 1 घंटे मणिपुर पे जब डिबेट करेंगे तो जॉब्स की बात करेंगे, जॉब्स पे डिबेट करेंगे तो एमएसपी की बात करेंगे। बोलिए। जहां तक यूसीसी का सवाल है, ट्राइबल राइट्स और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की राइट्स को अब्रिज होगा। That is why I'm linking it with इन लोगों ने ट्राइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, हमने उत्तराखंड के अंदर लेके आए, कांग्रेस पार्टी ने असेंबली में सपोर्ट किया, तो क्या ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर कम्युनल यूसी लाएंगे? उन्होंने ये नहीं कहा, उनका कहना है, मतलब आप उसको डिफरेंट स्पिन ना दें। नहीं, मैं स्पिन नहीं दे रहा हूं, मैं तो शॉक हूं कि यार आदिल जी बाबा साहेब अम्बेडकर के विजडम को कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं शॉक्ड हो गया हूं। आदिल जी आप बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ इतने विचार रख रहे हैं। देखिए, चूंकि बार बार इतिहास की बात होती है तो वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और अंजुम महाराज जी भी हैं। मुझे लगता है कि ये जो यूसीसी है ये तो 1998 में आ गया होता। ये इन्हीं की पार्टियां थी, रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जिन्होंने कहा कि 3 मुद्दे किनारे रखिए, इन पर बात मत करिए। राम मंदिर, 370 और कॉमन सिविल कोड। कहा कि ना, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बनाइए, ये बैक बर्नर पर रखिए, और अटल जी को बैक बर्नर पर रखना पड़ा। आज वाजपेयी जी और अंजू महाराज जी की सपोर्ट में है, तो ये तो 98 में लागू हो गया होता। अगर ये आज जैसा स्टैंड होता तो इनके नेता मरहूम रामविलास पासवान जी और मरहूम शरद यादव जी तो पार्लियामेंट में, लेकिन 26 साल में तो बहुत आगे, 26 साल पहले हो जाता, ये तो 26 ये साल काम तो और अच्छा हो पहले। जाता। हाँ, तो ये पहले क्यों नहीं किया आपने? नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारी पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम वैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, नंबर 1, और हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि ड्राफ्ट आएगा, देन वी विल टेक ए स्टैंड के सपोर्ट करना है या नहीं करना, ये हमारा। और ये लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं, ये मंडल कमीशन कितने सालों तक दबा के रखी थी? रंगनाथ मिश्रा कमीशन कब लागू करती अपनी? 21वीं के बाद 22वीं को दोबारा रेफरेंस हो चुका है। प्लीज माइंड यू,
और वो रेफरेंस में सबके व्यूज कितने लाखों व्यूज आए 19 हैं। lakhs। अब उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी तब चर्चा की जाएगी उस पर। देखिए इस चीज तरीके से राजनीति करना और गुमराह करना ये भी शोभा नहीं देता है। तो रोहिणी अगर कमीशन की रिपोर्ट तो रखी हुई है वाजपेयी जी, बनती है वाजपेयी जी, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो रखी हुई है मंडल कमीशन के बाद। बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। उसको कन्वीनियंस के बेसिस पर सब और पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकालते आपने हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला आपने बदलवा दिया दलित वाले मामले पे, दलित वाले मामले में कैबिनेट से आपने उलटवा दिया उसको। बिल्कुल हुआ था, तो फिर बिल्कुल हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं कन्वीनियंस में सुप्रीम कोर्ट है, कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं है। डिस्कशन को रैप अप नहीं, करते पर हैं। मारिया जी, क्या संविधान के अंदर यूसीसी है कि नहीं है तो हम तो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज आदिल जी बाबा साहेब अंबेडकर के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? मैं अचंभित हूं। इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं और मैं अंजुम आरा से शुरुआत करूंगी। अंजुम आरा जी, मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने वो स्टैंड क्यों नहीं लिया जो जैसे उत्तराखंड में हुआ? तो आप लोग क्या स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए सोच रही हैं? मारिया जी, यूसीसी को लेकर के देखिए हमारे सामने हमारे स्टेट के अभी बहुत सारे ऐसे मसले मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी, हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है मारिया जी। तो हमारे सामने हमारे स्टेट के अपने प्रायोरिटी जो मुख्यमंत्री जी ने आवाम से किया। और रही बात यूसीसी को लेकर के, तो हमारा क्या कंसर्न रहा है, हमने बहुत पहले लॉ कमीशन को हमने बताई है। चिराग पासवान सामने आकर के उन्होंने कहा कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, जेपीसी में जाए। यहाँ पर तो बिल भी नहीं है, तो क्या आप लोग खुल करके सपोर्ट में आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के? सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप उसको क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज। हमारी डिमांड शुरू से है, लेट द ड्राफ्ट कम देन वी विल टेक ए स्टैंड। उन लोगों ने भी अभी Let the draft come, then we will take a stand, कोई पार्टी यही हमारा स्टैंड stand क्लियर नहीं कर रही है। अब आप बताइए सुनील फर्नांडिस जी, डिस्कशन किस मैं तरफ तो होना चाहिए इस पर? इस क्योंकि discussion में चर्चा मुझे शुरू हो गई है प्रधानमंत्री के बोलने के बाद। नहीं, इस डिस्कशन में जो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मरहूम शाहबानो, जिनका केस 1985 में तकरीबन 40 साल पहले हुआ और 1992 में उनका स्वर्गवास हो गया, 32 साल हो गए। 32 साल के बाद भी आज बीजेपी प्रवक्ता उनको याद करते हैं, उनकी यादें ताजा हैं और उनके बारे में इतना सोचते हैं, इतना उनके बारे में इतना ख्याल रखते हैं। ये सुन के, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। That's a very good thing. चलिए, I think नहीं रखे, एक सेकंड क्यों नहीं रखेंगे? एक महिला को उसका हक नहीं दिया गया, उसके बच्चों के साथ रोड पे छोड़ दिया गया, हम महिलाओं के साथ खड़े। कैसे मारिया जी, इस केस में कैसे, मैं कहना चाह रहा हूँ कैसे कन्वीनियंस है, कैसे? ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है हमेशा। कैसे? हाँ, आदिल। बिल्किस बानो को हक कब दे रहे हैं, इसके बारे में बताए प्रदीप जी। उनके रेपिस्ट को गृह मंत्रालय ने क्लेमेंसी दे दी, उनको मैटर सब जुडिस है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। आप बाबा साहेब अंबेडकर के विरुद्ध खड़े, यूसीसी के अगेंस्ट जाके। विनोद अग्निहोत्री जी, देखिए यूसीसी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा होगा और इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो जिस तरह अभी प्रदीप भंडारी जी के जो तेवर हैं उनसे आप पता लग जाइए, वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो लोकसभा में उनको झेलना पड़ा है नुकसान, उसको वो रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के यूसीसी और बाबा साहब को कोर्ट करते हुए इसीलिए अपनी सेक्युलर पॉलिटिक्स आगे वोट भी आ बढ़ाएंगे। गया। चलिए, सुनील फर्नांडिस, मोहम्मद अदीब, आदिल सिंह बोपराय, ए के बाजपेयी, अंजुम आरा, प्रदीप भंडारी और विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बहस बस यहीं तक, फिर अगले हफ्ते आएंगे और एक नए इश्यू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।